स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर रोटेशन के बारे में। सेक्टर रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कि आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि अभी कौन सा सेक्टर ऊपर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे चल रहा है और उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन स्विच करके आप अपना पोर्टफोलियो हमेशा मतलब पॉजिटिव साइड रख सकते हो। तो हमें सेक्टर रोटेशन कैसे जानना है? हमें ये जानना है पूरा बेयर मार्केट से बुल मार्केट तक के कौन से सेक्टर्स अप एंड डाउन होते हैं, ये हमें जानना है। तो मैं चालू करूंगा एकदम मंदी की स्टेट से, यानी कि बेयर मार्केट से। मान लो जब बेयर मार्केट चालू है यानी बहुत ज्यादा मंदी आ चुकी है मार्केट में। बहुत ज्यादा मंदी का मतलब क्या होता है कि बिजनेसेस आपके नहीं चलते। बिजनेस नहीं चलते हैं ना, आपके कैश फ्लोज जो मार्केट में है वो नहीं चलता है, आपके कैश स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी आपका पैसा स्टैग्नेंट हो जाता है। जब पैसा स्टैग्नेंट हो जाता है तो आप क्या करते हो? घर पे तो नहीं रखते हो पैसे, वो पैसे आपके जाते हैं बैंक्स में। बैंक्स में आपके कौन से फॉर्म में जाएंगे पैसे? या तो एफडीज के फॉर्म में जाएंगे या तो सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहेंगे। या तो फिर एक स्टेप आगे जाते हैं आपके पैसे, यानी नहीं तो कहाँ रह सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स में लगे हुए रह सकते हैं लमसम एक टाइम में, या तो फिर फंड मैनेजर्स के पास रह सकते हैं, एएमसीज या पीएमएस के पास में। ठीक है। अब जो आपका पैसा जा चुका है बैंक्स और म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास में, तो इनको आपको पैसे का रिटर्न देना है, जो भी आपने पैसे उनको दिए हो। तो उसका रिटर्न कैसे देंगे? वो तभी देंगे ना जब मार्केट थोड़ा खुलेगा। तब बैंक्स जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करती है। तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करती है, इसका मतलब ये होता है कि जो लोन है वो आपको सस्ता मिलता है। इनिशियली जब आपको लोन सस्ता मिलता है तो इंसान उससे सबसे पहले, जिसके पास घर नहीं है वो घर खरीदता है, जिसके पास बिजनेस एक्सपैंड करना है उसको कमर्शियल जगह चाहिए तो कमर्शियल जगह खरीदता है, यानी इन शॉर्ट आपका रियल एस्टेट बढ़ता है। तो यहाँ से सेकंड जो आपका जो सेक्टर बढ़ता है वो रियल एस्टेट सेक्टर रहता है। ठीक है। अब मान लो कि बैंक्स बढ़ गए, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड बढ़ गया, रियल एस्टेट बढ़ गया। इसके बाद में एक बार सब चीजें सेटल हो जाती है तो इंसान ये सोचता है कि जो जो उसके रिटेल चीजें रहती है, जैसे घड़ी हो गया, फोन, लैपटॉप्स, ये सारी चीजें। इसके साथ में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जैसे कि घर के जो सामान है, किचन अप्लायंसेस, आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये वाले सेक्टर्स की जरूरत है कि इंसान पूरी करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आपका ये सेक्टर्स उस टाइम पे चलने लग जाता है। फिर उसके बाद में आपका ये आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली कंपनीज जो जब चलने लग जाती है, उसके बाद में आदमी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी लग्जरी की तरफ जाती है, जैसे ऑटोमोबाइल की तरफ में। अब जो कार्स वगैरह है, जैसे आपने कार्स वगैरह ले ली, आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद लिए, आपने जो रिटेल चीजें खरीद ली। अब ये सब चीजों को क्या, इन सब चीजों के लिए और एक इंडस्ट्री काम में आती है जो कि साइड बाय साइड ग्रो करती है, वो है आपकी इंश्योरेंस सेक्टर। अब जो भी चीजें आपने मान लो कार खरीदे तो उसका इंश्योरेंस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे इन सब के साथ में आपका इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करता है। अब इंश्योरेंस में आप सारी चीजें पकड़ लो एक साथ में, जैसे जनरल इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस सेक्टर एक साथ पकड़ लो। अब इन सब चीजों के बाद में आपका जो भी डिमांड, जो पब्लिक की जो डिमांड बढ़ जाती है, उसके लिए सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट क्यों लाना पड़ता है? ताकि जो इंक्रीज डिमांड्स है वो आप आपकी कंज्यूमर की पूरी कर सके। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें डेवलप होती है। इंफ्रा में बहुत सारी कंपनीज रहती है, जैसे आपकी सीमेंट होगी, पाइप्स हो गए, वायरिंग्स हो गई, केबल्स हो गए, पेंट हो गया, ये सारे सेक्टर्स उस टाइम पे काम करते हैं। फिर उसके बाद में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैंड इन हैंड है। अब ये नहीं बोल सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एस्टेब्लिश हो जाएंगी, या ऐसा नहीं बोल सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब डाल नहीं रहे लोग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग गोज हैंड इन हैंड। ठीक है। फिर उसके बाद में है, अब मान लो कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ में जो जो इतना कंजम्पशन है वो क्या कंज्यूम करती है? पावर कंज्यूम करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में पावर सेक्टर भी साइड बाय साइड ग्रो करना चालू करता है, क्योंकि बिना पावर कंजम्पशन के कोई इंडस्ट्री तो चल ही नहीं सकती। फिर इसके बाद में मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हो गई, पावर इंडस्ट्री डेवलप हो गई। आपको क्या लगता है ये जो इंडस्ट्रीज है इनको लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स और ये अपने ट्रांसपोर्ट के सिवा, अच्छे डेवलप ट्रांसपोर्ट के बिना ये चल ही नहीं सकती। उसके बाद में जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में आपका बूम देखने मिलता है। अब उसके बाद में ये सब चीज, ये सारी जब चीजें हो जाती है, इसका मतलब जब आपके पास आपने लोन ले लिया, उसके बाद में आपके पास घर पे आपके पास टीवी, फ्रिज आ गया, आपके हाथ में मोबाइल आ गया। उसके बाद में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दिया, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव कर दी, उसके बाद में लोगों ने फैक्ट्री लगा दिए। ये इसका मतलब होता है जब सब चीज अच्छी हो जाने लगती है, इसका मतलब है अब इन्फ्लेशन टॉप पे पहुंच जाता है, क्योंकि आपका जो डिमांड है
जो आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेटेड, हाइली इन्फ्लेटेड मार्केट। तो ये हाइली इन्फ्लेटेड मार्केट में क्या होता है, बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि जो जो एक्सट्रीम फ्लो ऑफ कैश फ्लोज चालू है मार्केट में, यानी बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी, उसे रोकने के लिए बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और फिर से इकोनॉमी को शांत करते हैं ताकि ओवर इन्फ्लेशन से कुछ प्रॉब्लम ना हो अपने इकोनॉमी को। तो ये जब ओवर इन्फ्लेशन का टाइम आता है, जब वापस से मार्केट यू टर्न लेके वापस से नीचे की डायरेक्शन में आना चालू करता है, तब कौन से सेक्टर्स आपके जो सेफ सेक्टर्स है, जैसे हम डिफेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं, जैसे फार्मा और आपका एफएमसीजी। ये डिफेंसिव इसलिए है ताकि इन्फ्लेशन हो या बुल साइकिल हो या बेयर साइकिल हो, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और फार्मा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आप कोलगेट अगर तेजी में, मान लो भी मार्केट तेजी में है तो भी आप कोलगेट यूज करोगे, और मान लो अगर मंदी है तो भी आप कोलगेट यूज करोगे। तो ये थोड़े ऐसे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा तेजी मंदी से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे सेम फार्मा के लिए, मान लो कि कोई बीपी या शुगर का पेशेंट है, तो उसे वो रोज एक दवाई खाना है या ना खाना है, उसके लिए तेजी मंदी वो देख के नहीं खाएगा। तो ये जो फार्मा एफएमसीजी है, डिफेंसिव सेक्टर्स है। तो ये इस प्रकार से पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया है सेक्टर्स, ये इस तरीके से हर एक सेक्टर अप एंड डाउन होता है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे सेक्टर्स ऊपर है और सारे सेक्टर्स नीचे है। अगर ऐसा होने लग गया तो हम पैसे कमा ही नहीं सकते इस सब चीजों से। इसमें एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है सेक्टर रोटेशन में, जो मेरे हिसाब से, मतलब मैं पर्सनली यूज करता हूँ, कि जब जब जो जो सेक्टर्स आपके डाउन रहते हैं उसमें से आप मार्केट लीडर्स सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेड उसमें कर सकते हो। जो भी मैंने सेक्टर्स की बात की है, हो सकता है कि सेक्टर्स थोड़े से न्यूज़ के हिसाब से या थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से थोड़े आगे पीछे मतलब चल सकते हैं, बट ये एक हाईली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल देखोगे उतना ज़्यादा थोड़ा बहुत हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। सेक्टर रोटेशन के बारे में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ये बताइए कि आपको वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।